भूगोल की आज तीसरी क्लास है और आज जैसा कि थंबनेल से आपको जानकारी हो गई होगी, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि कैसे ये हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई और उसी संदर्भ में हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। चूंकि पृथ्वी की उत्पत्ति पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि उन्हीं घटनाओं से पृथ्वी की भी उत्पत्ति मानी जाती है जिस तरह से अन्य ग्रहों, तारों या फिर आकाशगंगाओं या पूरे ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ है। तो जैसा कि पिछली क्लास में बताया गया था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो मत प्रचलित हैं उनमें से एक तो धार्मिक संकल्पनाएं थी और या यूं कहिए धार्मिक विचारधाराएं थी, और दूसरी जो तर्क युक्त वैज्ञानिक संकल्पनाएं थी। धार्मिक संकल्पनाओं का यहाँ पर किसी भी प्रकार की भूमिका आपको नहीं दिखेगी। जैसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वे सब सिर्फ किंवदंतियों के रूप में ही जानी और पहचानी जाती हैं। क्योंकि उनके जो तर्क हैं वो सभी अभी वैज्ञानिक आधारों पर तर्कहीन कसौटी पर उतर रहे हैं। और चूंकि विज्ञान में तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक कि कोई बात लॉजिकल किसी बात का आधार नहीं होगा तो वह जो स्टेटमेंट होगा, वह जो कथन होगा, वह सिरे से नकार दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं वैज्ञानिक संकल्पनाओं में कौन सी वे संकल्पनाएं हैं जो कि हमारी पृथ्वी एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति में मत प्रचलित किए गए और अंततः वर्तमान में किस सिद्धांत के तहत पृथ्वी की उत्पत्ति का आविर्भाव माना जाता है। जैसा कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहले जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन थे, इनके द्वारा 1749 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी एक वैज्ञानिक परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने शुरुआत तो कर दी, लेकिन इसी की शुरुआत की श्रृंखला में ही आगे चल करके और भी अनेक विद्वानों द्वारा अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, लेकिन किसी भी मत को पूर्ण रूपेण मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी और आगे चल करके यह दो विचारधाराओं पर भी बट गया। एक तो अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरी द्वैतवादी संकल्पना। और ये अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी जो संकल्पना है वह पृथ्वी की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर है। पहले इसमें जो है अद्वैतवादी संकल्पना, इसके बारे में थोड़ा सा पिछली क्लास में भी बताया गया था कि इसे पेरेंटल हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है और इसके अनुसार पृथ्वी एवं सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई है वह केवल और केवल एक ही वस्तु या तारे से मानी जाती है। इस विचारधारा से संबंधित जो संकल्पनाएं प्रस्तुत करने वाले प्रमुख विद्वान रहे हैं उनमें जैसा कि अभी ऊपर बताया गया कास्टे द बफन, इमैनुअल कांट, जो कि आप जानते हैं कि ये जर्मन दार्शनिक थे। साथ में एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुआ करते थे लाप्लास और रॉस, जिन्होंने लाप्लास की संकल्पना में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया, और भी कई विद्वान हुए लाकियर जैसे विद्वान जिन्होंने अपनी संकल्पनाएं अद्वैतवादी संकल्पना को मानक मान करके दिया। और इनका मानना ये था कि पृथ्वी एवं पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति में एक ही तारे का हाथ है जिससे कि पूरे सौरमंडल का आविर्भाव हुआ। इसके बारे में चर्चा आगे आने वाले कंसेप्ट पर करेंगे। दूसरा जो था वो द्वैतारक सिद्धांत था। दैट मीन्स बहुत से विद्वानों ने मतों में भेद किया कि कभी भी एक तारे से इतने बड़े यूनिवर्स का आविर्भाव नहीं हो सकता है और इसमें कम से कम एक अन्य तारा भी जरूर रहा होगा। इसीलिए इसे B1 पैरेंटल कॉन्सेप्ट या बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति क्या हुई है, एक से अधिक तारों के संयोग से मानी गई है। इनके जो फॉलोवर्स हैं या इनको संकल्पनाएं प्रस्तुत करने वाले, इस आधार पर उनमें चैम्बरलिन, जेम्स जीन, जेफरीज जैसे महान विद्वान हुए हैं। तो आइए इनमें से इनको क्लासिफाई करते हुए अद्वैतवादी संकल्पना को मानने वाले जो विद्वान रहे हैं उनकी संकल्पनाओं की जो ज्यादा चर्चित रही हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी
संकल्पनाओं पर यहाँ पर हम नहीं जो है अपना समय नष्ट करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि किन संकल्पनाओं को परीक्षा उपयोगी मान करके उनसे संबंधित जिन प्रश्नों को समाहित किया जा सकता है, उन प्रश्नों को से संबंधित तथ्यों को जरूर यहाँ पर आपके समझ रखा जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित संकल्पनाओं पर चर्चा के लिए। देखिए, मोनिस्टिक में सबसे पहले जो चर्चा है वो है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब ये जो अद्वैतवादी या द्वैतवादी जो संकल्पनाएं हैं ये पूरी तरह से निराधार घोषित हो चुकी हैं और वर्तमान में बिग बैंग थ्योरी सर्वमान्य परिकल्पना के रूप में मौजूद है। इसलिए इनका अब कोई भी विशेष महत्व नहीं रह गया है। लेकिन चूंकि ऐतिहासिक दृष्टि से इन लोगों ने कहीं ना कहीं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपने मतों को तर्कयुक्त कसौटी पर कस करके प्रस्तुत किया, तो इनका यही महत्व है कि इस क्षेत्र में अन्य विद्वानों ने आगे चल करके धीरे धीरे करते करते जिन तर्कों को दिया था उनकी शुद्धता को बढ़ाते चले गए और आज हमारे समक्ष बिग बैंग थियरी मौजूद है। तो इस नजरिए से हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप हम आपको बताते हैं, जैसे अगर कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है तो मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है। कांट की, लाप्लास की, रॉस की, इस तरह से 3-4 नाम दे रखे हो सकते हैं ABCD में, और उधर 1 2 3 करके वायव्य राशि परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना इत्यादि करके मैचिंग के लिए आ जाता है। इनमें से कौन सा सही है और विकल्प ABCD में जो मैचिंग वर्ड है वो लिखे होते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित जिन तथ्यों को जानना हमारी परीक्षा उपयोग के लिए अनिवार्य है उनको देखिए। सबसे पहले तो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी वायव्य राशि परिकल्पना की बात आए तो आप ये मान लीजिएगा कि वायव्य राशि परिकल्पना की बात कर रहा, दैट मीन्स के प्रतिपादक कौन थे? कांट। कांट मीन्स इमैनुअल कांट। इनका पूरा नाम क्या था? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इमैनुअल कांट। और इन्होंने यह जो संकल्पना दी है 1955 में प्रतिपादित की। ध्यान दीजिएगा, कास्ते द बफन ने जो प्रस्तुत की थी वो 1749 ईस्वी में प्रस्तुत की थी और इमैनुअल कांट ने 1755 में यह संकल्पना प्रस्तुत की है। ठीक है, और इनकी जो संकल्पना है वो किस पर आधारित थी? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों पर आधारित थी। न्यूटन का नाम भी आपने सुना होगा और उनके गुरुत्वाकर्षण नियमों को भी जानते होंगे। दैट मीन्स इमैनुअल कांट ने अपनी जो थियरी दी, अपनी जो हाइपोथेसिस दी, अपनी जो परिकल्पना दी, वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों को आधार बना करके दी। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, वायव्य को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, वायव्य गैसियस को, दैट मीन्स गैस को वायु बोलते हैं, उसी से ये निकला हुआ वर्ड है गैसियस से वायव्य। इज दैट क्लियर? तो इसलिए इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना कही जाती। ये एक जर्मन दार्शनिक थे और इन्होंने यह जो अपना मत दिया, यह जो परिकल्पना थी वह 1755 ईस्वी में थी। इसके पहले हमने आपको बताया 1749 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने सबसे पहले अपनी वैज्ञानिक तथ्यों पर परिकल्पना दी थी। उसके बाद में देखिए, लेकिन इनकी जो परिकल्पना थी अभी हल्का सा उसको भी समझेंगे। बाद में इसे तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया। क्यों तर्कहीन प्रमाणित है? क्योंकि यह गणित के गलत नियमों पर कल्पित किया गया था। अब देखिए, चूंकि यह पहली विस्तृत परिकल्पना थी इसलिए इसके बारे में हल्का सा हम समझ लेते हैं। आखिर वे कौन से गणित के नियम थे जो गलत बाद में पाए गए और पहले तो इनको जो है सही माना गया? कैसे लोगों ने इनको फिर बाद में नकारना स्टार्ट कर दिया? तो इसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इमैनुअल कांट की जो थियरी थी, इन्होंने सबसे पहले क्या माना उस पर चर्चा करते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। दैट मीन्स प्रीमॉर्डियल मैटर। प्रीमॉर्डियल मैटर अर्थात पहले से ही मौजूद कुछ इन्होंने पदार्थों को मान लिया कि ये ब्रह्मांड में मौजूद थे और प्रारंभ में ये पदार्थ क्या थे? बहुत ही कठोर थे, शीतल थे और गतिहीन थे। कठोर का मतलब बहुत ही दृढ़ थे, शीतल का मतलब बहुत ही ज्यादा कोल्ड थे और गतिहीन का मतलब इनमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट
नहीं हो रहा था, किसी भी प्रकार की हलचल नहीं हो रही थी। सबसे पहले ये चीज इमैनुअल कांट ने बताई। फिर बताया कि इन्होंने यह माना कि ये जो पदार्थ बिखरे हुए थे, आगे चल करके इनमें आपसी आकर्षण हुआ। ध्यान दीजिएगा, हमने जब यहां आपको बताया कि इमैनुअल कांट की जो हाइपोथेसिस है वो किस पर आधारित है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों पर आधारित। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों के अनुसार आपको पता है कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, जैसे भी उनकी अपनी प्रकृति हुई। तो उसी का सहारा लेते हुए इमैनुअल कांट ने यह बताया कि ये जो आद्य पदार्थ ब्रह्मांड में बिखरा पड़ा हुआ था, इनमें आपसी आकर्षण के कारण एक दूसरे से टकराहट होने लगी। दैट मीन्स ये सभी पदार्थ आपस में क्या खाने लगे, टक्कर खाने लगे। और जब आपको पता है कि अगर कोई चीज एक दूसरे से टकराती है तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तन आता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी हथेली को दीवार या टेबल पर थोड़ी देर जब आप टकराएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो हाथ है, हथेली है, वो हल्की सी गर्म हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण नियमों का सहारा लेते हुए इमैनुअल कांट ने कहा कि जो आद्य पदार्थ ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे, उनमें आपसी टक्कर से एक तरह से टेम्परेचर उत्पन्न हो गया, जो कि अभी तक बहुत ही अत्यंत शीतल था। अब देखिए, ताप जब उत्पन्न हुआ और जब ये आपस में टकराए तो एक तरह से भ्रमण गति का भी आविर्भाव हुआ। और लगातार टकराने से और भ्रमण गति से क्या हुआ, इनके ताप में निरंतर वृद्धि होती गई, टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज करता गया। और जिस कारण से ये जो आद्य पदार्थ था वो वायव्य राशि में परिवर्तित हो गया। दैट मीन्स किसी भी चीज का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक तरह धीरे धीरे उनके इंट्रामोलिकुलर जो स्पेस है, अंतराणविक जो स्थान है, रिक्त स्थान है, वो बढ़ता जाएगा और वह गैस रूपी पदार्थ में परिवर्तित होने की ओर अग्रसर होगा। गैस को ही यहां पर वायव्य कहा गया है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो शीतल तथा गतिहीन वायव्य पदार्थ था, यह एक तप्त तथा गतिशील निहारिका अर्थात नेबुला में परिवर्तित हो गया, ऐसा इमैनुअल कांट ने बताया। और निहारिका ताप के आविर्भाव के साथ क्या हुई, घूमने लगी और उसके आकार में धीरे धीरे क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी, ऐसा इमैनुअल कांट ने बताया। जिस कारण से अब जब घूमने लगी और उसके आकार में वृद्धि होने लगी, तब इन्होंने बताया कि उसके ताप में वृद्धि से निहारिका की परिभ्रमण गति में भी वृद्धि होने लगी। और इस प्रकार से निहारिका इतनी तीव्र गति से घूमने लगी कि केंद्र अपसारित बल दैट मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके बारे में आप जानते हैं कि यह एक तरह से आभासी बल होता है और इसकी दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। जब आप देखते हैं कि कुम्हार चाक चलाता है तो फिर उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और बाहर की ओर उस पर कोई भी चीज गिरती है तो बाहर की ओर फेंक दी जाती है। या कोई भी चीज आप राउंड में घुमाएं और उस पर कोई पत्थर का टुकड़ा या छोटा सा कोई कुछ भी आप डालेंगे तो वो बाहर की ओर फेंक देता है। दैट मीन्स उस पर एक आभासी बल कार्य करता है जो कि बाहर की ओर कार्य करता है, केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है, उसे ही केंद्र अपसारित बल कहा जाता है। थोड़ी सी फिजिक्स है यहाँ, लेकिन घबराने की बात नहीं है। यहाँ हम आपको सरलतम से सरलतम उदाहरण दे करके उनको समझा देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक, और इस केंद्र अपसारित बल के प्रभाव से निहारिका के मध्य भाग में क्या होने लगा, उभार होने लगा। अब जब मध्य भाग में उभार होने लगा और इस क्रिया में तीव्रता बढ़ती गई और पदार्थ का एक छल्ला निहारिका से बाहर हो गया। अब आप कल्पना करिए, जैसे इमैनुअल कांट ने किया कि बीच का भाग भारी होता गया, जाहिर सी बात है जो साइड का भाग होगा वो हल्का हो जाएगा और जो बीच वाला भाग है वो जब भारी हो जाएगा, उभार आएगा उसमें, तो उसके साथ में उसके बाहर वाला जो भाग, उसके चारों तरफ वाला जो भाग है वह गति नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के में ही डिफरेंस हो गया और वह एक साथ गति नहीं कर पाएंगे। इस कारण से एक छल्ला निहारिका से बाहर निकल गया और ऐसी ही प्रक्रिया की पुनरावृत्ति लगातार 9 बार हुई, ऐसी कल्पना इमैनुअल कांट ने
की और इस प्रकार से ये जो 9 गोल छल्ले निहारिका से अलग हो गए और धीरे धीरे एक छल्ले के सभी पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित होकर के एक गांठ के रूप में क्या हो गए, शीतल हो गए, क्योंकि मेन निहारिका से तो ये अलग ही हो गए थे, अब तो कहीं से टेम्परेचर मिल नहीं रहा था, ठोस हो गए। इस तरह से 9 छल्लों से गांठों के रूप में 9 ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ, जिन्हें आगे चल करके कांट ने बताया कि यही जो 9 छल्ले थे ये 9 ग्रहों के रूप में बदल गए और कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्र अपसारित बल द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्ले के पदार्थों के स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई। और जो मौलिक निहारिका थी उसका क्या हुआ, उसके बारे में भी इमैनुअल कांट ने बताया कि जो मौलिक निहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया था वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। दैट मीन्स आज की तारीख में जो हम सूर्य देख रहे हैं यह उस निहारिका का मध्य वाला भाग था और इस प्रकार से इस पुनरावृत्ति के फलस्वरूप उपग्रहों का भी निर्माण हुआ और नवनिर्मित गतिशील ग्रहों से केंद्रापसारित बल के प्रभाव से पदार्थों से वलयाकार छल्ले अलग हो गए, जिनमें से प्रत्येक छल्ले के सभी पदार्थ एक स्थान पर घनीत होकर क्या बन गए, उपग्रह बन गए। और इस प्रकार से संपूर्ण सौर मंडल के आविर्भाव संबंधी परिकल्पना कांट ने विश्व के समक्ष रखी। इज दैट क्लियर? अभी तक यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी आपको गलत नहीं लग रहा होगा, लेकिन चूंकि यहाँ थर्ड पॉइंट देखें बताया गया है कि बाद में इसे तर्कहीन घोषित कर दिया गया। तर्कहीन क्यों घोषित कर दिया? क्योंकि यह गणित के गलत नियमों पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? गणित के। अब हम यहाँ पर देखेंगे वे गणित के गलत नियम कौन से हैं। ठीक, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक तथ्यों का तो सहारा लिया, लेकिन इन्होंने देखो गणित के किन नियमों का पालन नहीं किया। सर्वप्रथम इनके ऊपर यह आरोप लगाए जाते हैं कि कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टकराए तो, लेकिन अब वो घूमने ही लगेंगे अपनी परिधि के चारों ओर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जबकि इन्होंने उस भ्रमण गति के को शुरुआत में ही मान लिया, तो इसका मतलब आगे की थ्योरी पूरी गलत हो सकती है। आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और इस प्रकार से निरंतर गति वृद्धि जो बताई है इन्होंने निहारिका में, यह त्रुटिहीन घोषित हो जाती है। तो पहला पॉइंट समझ में आया क्यों इसको नकार दिया गया। ठीक है, अब दूसरी बात जो इन्होंने बताया, आद्य पदार्थ में गति कणों के आपसी टकराव से हुई, तो अब ये भी यहां पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार तो ऐसा नहीं हो सकता है जैसा इन्होंने बताया कि उनमें आपस में जो है टक्कर होने लगी। क्यों? क्योंकि आपसी टकराव से गति नहीं उत्पन्न हो सकती। यही कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से भी इनको मात मिली। एक और जो कारण बताया गया वह यह बताया गया कि निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती गई। अब आप ही कल्पना करिए किसी की जब कोई व्यक्ति मोटा होता जाएगा तो क्या उतनी स्पीड से दौड़ पाएगा? ठीक है, तो इन्हीं सब तर्कों से आप उदाहरणों से समझ सकते हैं। जब यह एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि निहारिका के आकार में वृद्धि होती गई और फिर कह रहे हैं साथ में कि गति भी बढ़ती गई, तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं, या यूं कहें कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार ये विपरीत है। क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत कहता है कि जब आकार बढ़ता है तो गति क्या होती है? घटती है, और यदि गति बढ़ती है तो आकार क्या होता है? घटता है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो जिन मूल आधारों को इमैनुअल कांट ने लेकर के अपनी वायव राशि परिकल्पना प्रस्तुत की थी, वह आधार ही गणितीय नियमों पर गलत पाए गए, इसलिए इस थ्योरी को लोगों ने नकारना शुरू कर दिया। और फिर आई लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। अब देखिए निहारिका परिकल्पना के बारे में समझते हैं आगे। ठीक है, तो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। अब जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है वह फ्रांसीसी विद्वान पियरे साइमन लाप्लास द्वारा 1796 में
प्रतिपादित की गई, जिसे अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम में वर्णन किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस परिकल्पना का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम में किया। ये इतनी सरल थी कि इसे पर्याप्त समर्थन मिलता रहा और लगभग 150 वर्षों तक इसका आदर होता रहा और इसके अगेंस्ट कोई भी थ्योरी नहीं आई। अब देखिए, लेकिन उसके बाद सौर मंडल संबंधी कुछ नवीन वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किए गए और प्रकाश से संबंधित कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, और जब ये सब जब लोगों के जहन में आया, तब इनके जो आधार थे वह निराधार साबित होने लगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं वास्तव में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी क्या, और ये कांट की वायवराज परिकल्पना से कैसे भिन्न थी, क्या कारण थे कि ये अगले 150 वर्षों तक मान्य रही विश्व में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फिर से आपको याद दिलाना होगा इमैनुअल कांट की जो वायवराज परिकल्पना थी वो क्या थी। इमैनुअल कांट की राज की परिकल्पना जो 3 गलतियां अभी बताई गई थी, जो दोष बताए गए थे, एक तो निहारिका अथवा आद्य पदार्थ के कणों के टकराव से पर्याप्त ऊष्मा नहीं हो सकती, दूसरा कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती, और तीसरा आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती। यह 3 प्रमुख कमियां थी जो इमैनुअल कांट की वायवराज परिकल्पना थी। लाप्लास ने क्या किया, इन्हीं को आधार बनाते हुए इसमें सुधार करते हुए अपनी नई निहारिका परिकल्पना दी। क्या बताया इन्होंने सबसे पहली जो समस्या थी कि निहारिका अथवा आदि पदार्थ के कणों के टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती है, इससे इन्होंने सबसे पहले इस तरह से मुक्ति पाई कि निहारिका के ताप की समस्या हल करने के लिए पहले ही उन्होंने मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल तप्त निहारिका थी। मतलब उसमें ऊष्मा कहां से है ये सोचने की बात ही नहीं है, कहा कि वो पहले से ही रक्त तप्त निहारिका थी। दैट मीन पहले से उसके अंदर काफी ज्यादा ऊष्मा थी। दूसरा जो माना इन्होंने कि यह निहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी, तो इस प्रकार से इमैनुअल कांट की दूसरी जो कमी थी कि टकराव से गति उत्पन्न हुई, ये भी जो है सॉल्व हो जाती है। और तीसरी जो थी, यह निहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती चली गई। अब देखिए, जो गति वृद्धि नहीं हो सकती थी उसको इन्होंने बताया कि ठीक है, आकार में वृद्धि से गति नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो सिकुड़ेगी तो आकार कम होगा, तब तो गति में वृद्धि हो सकती। इस प्रकार से इन्होंने जो इमैनुअल कांट की वायवराज परिकल्पना की 3 प्रमुख कमियां थी उनको निराधार करते हुए, उनको अशुद्धियों को दूर करते हुए अपनी एक नई परिकल्पना की, और इन तथ्यों को स्वयं की परिकल्पना में इन्होंने मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि ये रक्त तप्त महापिंड था सबसे पहले, जिसे लाप्लास ने क्या नाम दिया, निहारिका नाम दिया, और गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा। अब जब इसमें गति हो रही है तो लगातार उसमें क्या हो रहा है भाई, जाहिर सी बात है कि जब गति हो रही तो उसमें कहा कि ऊष्मा जो उसमें रक्त तप्त थी धीरे धीरे वो टेम्परेचर कम होता गया, और जब ऊष्मा कम होती गई तो ऐसी सिचुएशन में उसके सिकुड़ने का, या यूं कहिए बाहरी भाग शीतल होने लगा। ठीक है, उसका जो बाहरी भाग था धीरे धीरे क्या हुआ, शीतल होने लगा। ठीक है, और निहारिका के निरंतर शीतल होने के कारण उसमें क्या हो गया, संकुचन होने लगा, और परिणामतः एज ए रिजल्टेंट निहारिका के आकार अथवा आयतन में ह्रास होने लगा, कमी होने लगी, और इस आयतन में कमी के कारण ही निहारिका की गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। और यहां पर ही कांट की तृतीय गलती भी शुद्ध हो जाती है, या यूं कहें दूर हो जाती है, और अत्यधिक गति के कारण केंद्र अपसारित बल के कारण निहारिका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ क्या होने लगे, लगभग भारहीन होने लगे, तथा मध्य भाग बाहर की ओर उभरने लगा। ध्यान दीजिए, मैंने कांट ने भी बताया था उभरने लगा। ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने के कारण अत्यधिक घना हो गया, परंतु यह ऊपरी भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर सका। क्यों, क्योंकि दोनों के घनत्वों में अंतर हो गया। ठीक है, इसके पहले इमैनुअल कांट में भी बताया था। इस प्रकार ऊपरी भाग निरंतर शीतल होते तथा सिकुड़ते मध्य भाग से छल्ला के रूप में पृथक हो गया, और कुछ समय बाद यह जो गोल छल्ला निहारिका से पृथक हो रहा था, यह पूरी तरह से अलग होकर के और निहारिका का चक्कर लगाने लगा, और इस प्रकार निहारिका से केवल एक ही छल्ला
बाहर निकला हुआ लाप्लास ने माना, और बाकी के जो छल्ले थे वह इस बाहर निकले हुए छल्ले से पुनः वही प्रक्रिया के दौरान निकला हुआ लाप्लास ने बताया। और प्रत्येक छल्ले एक दूसरे से कालांतर में दूर हटते चले गए और समस्त पदार्थ ने एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर गर्म वायव्य ग्रंथि हॉट गैसियस एग्लोमेरेशन का रूप धारण कर लिया, जो कि आगे चल करके शीतल होकर के ठोस बन करके ठोस के रूप में ग्रह के रूप में आविर्भाव हुआ। और इस प्रकार से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ, जैसा कि बताया गया था कांट की वायव्य राशि परिकल्पना में। और इस प्रकार से जो निहारिका अवशिष्ट भाग के रूप में बची हुई थी उसको क्या बताया गया, सूर्य बताया गया। अब देखिए कमियां क्या हुई। कमियां के रूप में ये जो लास्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार मौलिक निहारिका का कोणीय आवेग वर्तमान सूर्य एवं उसके सदस्य ग्रहों के कुल कोणीय आवेग के बराबर होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं पाया जा रहा है। यदि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना यह कहती थी कि जो निहारिका मूल निहारिका का बचा हुआ भाग था वह सूर्य बना, तो यह जो तथ्य है यह फॉलो करना चाहिए। लेकिन यहां तो बिल्कुल ही इसके अपोजिट मिलता है। संपूर्ण कोणीय वेग जो सूर्य का है वो 98% भाग ग्रहों तथा शेष 2% भाग वर्तमान सूर्य में है। ठीक है, तो अब देखिए लाप्लास के बाद किनकी परिकल्पना आई। जी हाँ, रॉस की परिकल्पना। अब रॉस भी एक फ्रांसीसी विद्वान थे और इन्होंने लाप्लास की परिकल्पना में हल्का सा संशोधन किया, और वह संशोधन बस यह था कि लाप्लास के निहारिका से निकलने एक भारी छल्ले, जो कि अभी बताया था, इससे कई पतले छल्ले निकले थे। लेकिन इन्होंने बताया नहीं, ये पूरे के पूरे 9 छल्ले जो निकले थे वह निहारिका से ही निकले थे। इज दैट क्लियर। अब आते हैं दूसरी जो थ्योरी है, द्वैतवादी या द्वैतारक संकल्पना, ड्वेलिस्टिक कॉन्सेप्ट। यहां पर कुछ प्रमुख विद्वान हैं, बहुत ही हल्का सा इसमें देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न इसमें से इन सब में से अब नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहां पर समय नष्ट करना कोई भी बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है। पहला है चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। तो एक अमेरिकी विद्वान हुआ करते थे, थॉमस क्राउडर चैम्बरलिन। इन्होंने इस ग्रहाणु परिकल्पना को 1905 में प्रस्तुत किया। वनडे एग्जाम के लिए विशेषकर, और अगर जीएस के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कहें तो इस तरह से क्वेश्चन कभी आ सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी जो है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन्स ने सन 1919 में ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की थी। अच्छा, इसके बाद फिर एक जेफरीज हुए। जिस प्रकार से रॉस ने लाप्लास में संशोधन किया था, उसी प्रकार जेफरीज ने जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में भी हल्का सा संशोधन किया, और यह संशोधन इन्होंने 1929 में प्रस्तुत किया। आगे आइए चलते हैं। अगला है रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। द्वैतारक मतलब इन्होंने दो तारों से उत्पन्न, और दो तारों को जिम्मेदार माना पृथ्वी एवं यूनिवर्स के या यूं के ब्रह्मांड की उत्पत्ति पे। ये एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर थे, दैट मीन खगोल शास्त्री थी। इनका नाम पूरा था एच.एन. रसेल। इन्होंने 1937 में जीन्स की परिकल्पना में संशोधन किया। इसके पहले भी जो जीन्स की परिकल्पना के बारे में बताया गया है, और इसके इनकी जो थी थ्योरी उसको द्वैतारक परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने मैचिंग वाले क्वेश्चन बताए थे, उस रूप में इनके बारे में पता किया जा सकता है। और बाकी डिटेल्स जानने से कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्नों अब प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। अगला जो है वो है होयल तथा लिटिलटन का सिद्धांत। होयल तथा लिटिलटन ये दोनों ही सौर परिवार की रचना से संबंधित अपने नए सिद्धांत का प्रतिपादन 1939 में किया, और इनका सिद्धांत न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित था। ये तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आटो श्मिड की अंतर तारक धूर परिकल्पना। ये जो अंतर तारक धूर परिकल्पना है ये किसकी है, आटो श्मिड की है। ये रूसी वैज्ञानिक थे, और इन्होंने यह परिकल्पना 1943 में प्रस्तुत की थी। आगे चलते हैं। जो हमारा वर्तमान है
सबसे सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा विस्तृत रूप से करनी होगी, क्योंकि वर्तमान में यह अब तक बताए गए सभी परिकल्पनाओं में से सर्वाधिक वैज्ञानिक तथ्यों को फॉलो करने हुए, वैज्ञानिक विधियों को फॉलो करने वाला यह सिद्धांत है। और इससे संबंधित प्रश्न भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुतायत में पूछे जाते हैं और जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेम्टेयर ने ब्रह्मांड, आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए किया था। रॉबर्ट वेगोनर ने इस सिद्धांत को 1967 में इसकी व्याख्या प्रस्तुत की। ध्यान दीजिएगा, ये जो था बिग बैंग सिद्धांत, ये वास्तव में आ तो गया था काफी पहले ही, ठीक है, लेकिन लगभग 37 के आसपास आ गया था, लेकिन इसको उस समय इतनी मान्यता नहीं मिली, बल्कि इसको हंसी के रूप में लिया गया और इसी कारण से इसका नाम भी बिग बैंग सिद्धांत बना, महाविस्फोट सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के बारे में चूंकि विस्तृत चर्चा करना है, तो अगली क्लास में हम मिलते हैं, बिग बैंग सिद्धांत पर चर्चा करते हैं और साथ में सौरमंडल से संबंधित एक बहुत बड़ा टॉपिक समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें, और अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें टेलीग्राम के, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और वहां से आप पीडीएफ हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।